अस्सलाम वालेकुम काशकार भाइयों, आप देख रहे हैं एग्री इन्फो और मैं हूं मोहम्मद आमिर इकबाल। और आज हमारी जो वीडियो है वो कपास के मौजू पे है। कपास के मौजू पे आपको पता है कि मुख्तलिफ वीडियोस बन रही हैं, मुख्तलिफ लोग बना रहे हैं, मैंने भी कोशिश की है। तो आज की जो हमारी वीडियो ये थोड़ी सी मुनफरिद है तमाम वीडियो से जो पहले मैं बना चुका हूँ या कोई दोस्त बना रहे हैं। तो इस वीडियो का जो मैंने टाइटल जो मैं सोच रहा हूँ, जो इसमें मैं बातें करना चाह रहा हूँ वो ये है, कपास के साथ हम कौन कौन सी ज़्यादतियाँ करते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि 4-5 जो हैं वो आपको बताऊं, जिसकी वजह से कपास फिर हमें फुल पोटेंशियल पे हमें पैदावार नहीं देती, और हमारे जब फुल पोटेंशियल पैदावार नहीं आती तो हमारा अखराजात ज़्यादा हो रहे होते हैं और नेट शल जो हमारी पैदावार है वो हमें कम मिल रही होती है। तो वो कौन कौन से हैं पॉइंट्स हैं जिनको मैं ज़्यादतियाँ कह रहा हूँ कि जो हम कपास के साथ कर रहे हैं और हमें वो पैदावार कम मिलती है। इन ज़्यादतियों की तरफ जाने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप हमारा चैनल एग्री इन्फो सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की मज़ीद मालूमात बर वक्त मिलती रहे। तो चलते हैं हमारी आज की वीडियो की तरफ। मैंने कहा था कि हम 4 से 5 ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जिनको मैं ज़्यादतियाँ कह रहा हूँ जो हम कपास के साथ करते हैं और कपास हमारे फुल पोटेंशियल फिर पैदावार नहीं देती। नंबर 1 पे अगर मैं बात करूँ तो वो ये है, कपास के हवाले से अगर मैं बात करूं तो नंबर 1 पे वो जो चीज़ है वो है, पहले 45 दिन कपास की फसल के लिए इंतहाई अहम होते हैं। इन 45 दिनों में फसल ने फैसला करना होता है कि मैं कितनी पैदावार दूंगी, क्यों किस तरीके से पैदावार मिलेगी। तो जो 45 दिन ये हैं, इसमें हम ना तो खाद फास्फोरस वाली खादें इस्तेमाल पूरे मकदार में इस्तेमाल करते हैं, ना पोटाश वाली खाद तो शाज़ नदर लोग ही इस्तेमाल करते हैं। तो ये दोनों खादों हम इस्तेमाल नहीं करते, ये उस फसल के साथ ज़्यादती है। अगर हम बिजाई के वक्त ज़मीन की तैयारी में ये फसल इस्तेमाल कर लें और अगर नहीं कर सके तो उसके बाद भी अगर हम इसको इस्तेमाल कर लें, इस 45 दिन के अंदर अंदर अगर हम फास्फोरस वाली खादों को इस्तेमाल कर लें तो हमें पैदावार में यकीनी इजाफ़ा होगा, पौधे की सेहत बेहतर होगी, पौधे का जो जड़ों का जाला है वो ज़्यादा अच्छा बनेगा। जितना ज़्यादा अच्छा जाला बनेगा उतना ज़्यादा वो पौधा खुराक अब्ज़ॉर्ब करेगा और हमें वो पैदावार भी ज़्यादा मिलेगी। हमें चाहिए कि हम जो 45 दिन पहले हैं उसमें उसकी खुराक पूरी रखें। एक और इसमें से खादों के वाले से अगर जाती वो कहें तो वो ये हो रही होती है कि हम फास्फोरस वाली खाद तो इस्तेमाल कर नहीं रहे, पोटाश वाली खाद इस्तेमाल कर नहीं रहे, लेकिन नाइट्रोजन वाली खाद जो है, ख़ास करके जो गुवारा है खाद या नाइट्रेट है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, उसका इस्तेमाल इब्तिदा में शुरू कर देते हैं। कुछ ऐसे काश्तकार भी मैंने देखे हैं कि जो बिजाई में ज़मीन की तैयारी के वक्त भी नाइट्रोजन वाली जो खादें इस्तेमाल कर रहे हैं, यूरिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बाद अमोनियम सल्फेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये एक और तरह से जाती है कि उसको फास्फोरस मिली नहीं, फास्फोरस वाली कमी उसको मौजूद है, पोटाश की कमी मौजूद है, लेकिन नाइट्रोजन हम उसको डाल रहे हैं, उससे उसकी हाइट तो बढ़ रही है लेकिन वो प्रोडक्शन जो है वो जो यील्ड की तरफ वो हमारी वो फसल नहीं जा रही होती। तो ये भी कोशिश करें कि पहले 45 दिनों में आप यूरिया खाद का इस्तेमाल कम करें, नाइट्रोजन वाली खादों का इस्तेमाल कम करें, जबकि फास्फोरस वाली और पोटाश वाली खादों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। एक और इसमें खादों के वाले से अगर मैं बात करूं तो वो ये है कि हम खादें जो हैं वो छट्टे के ज़रिए इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे होते हैं। तो काश्तकार भाई से गुजारिश है कि खादें अब जो भी आप इस्तेमाल करें, पोटाश के अलावा जितनी भी आप खादें इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इसको ना फ्लड करने की कोशिश करें। फ्लड के लिए ज़रूरी है कि आपकी ज़मीन लेज़र लैंड लेवलर हुई हो और उसमें आप इस्तेमाल करें। अब तो DAP घोल के नाम से पौड़ियाँ भी मौजूद है जो इसको मिक्स करने के लिए। अब यूरिया मिक्स के लिए यूरिया को मिक्स करने के लिए भी यूरिया मैक्स के नाम से एक प्रोडक्ट मौजूद है मार्केट में, तो वो भी बहुत अच्छी उसकी जेल सी बना देती है जिससे वो उसका एवेपोरेशन बहुत कम होती है, वो ज़ाया नहीं होती और उसको हल अच्छे तरीके से हो जाती है और ज़मीन में अवेलेबिलिटी भी बेहतर होती है और ज़मीन की जो पानी का वत्तर है वो भी ज़्यादा देर तक बरकरार रहता है। अगर इस चीज़ों को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं मिल रही ये चीज़ें अगर आपको अवेलेबल नहीं हो रही तो आप सादा पानी में इसको अच्छी तरह मिक्स कर सकते हैं। तेज़ाब के ज़रिए भी DAP को आप मिक्स कर सकते हैं, 3 से 4 किलो आप तेज़ाब इस्तेमाल करेंगे तो वो भी DAP मिक्स कर देगा। तो ये मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मिक्स करके फास्फोरस आप इस्तेमाल करें। नाइट्रोफास बहुत अच्छी है, उस वो खुद ब खुद ही हल हो जाती है, उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा रेतले रकबे में नाइट्रोफास इस्तेमाल करने से फसल की जो हाइट ज़्यादा होती है और प्रोडक्शन थोड़ी सी कम होती है। ये कलराठा रकबा, थोड़ा सा सख्त रकबा, उसमें अगर आप इस्तेमाल करेंगे नाइट्रोफास तो आपको बेहतरीन नताइज इसके मिल।
तो अगली जो मैं ये पॉइंट कह रहा हूँ, जो हम ज़्यादती कर रहे थे, वो ये है कि कुछ लोगों के पास पानी की अवेलेबिलिटी नहीं होती और कुछ के पास पानी बहुत होता है। जिनके पास पानी होता है वो पानी उसकी ज़रूरत को देखे बगैर ही लगा रहे होते हैं। आप देखना नहीं, वाटर स्काउटिंग नहीं करनी कि पानी की ज़रूरत है या नहीं है, लेकिन वो चीज़ें कुछ नहीं करनी। जस्ट पानी आया, पानी उसने लगा दिया। कपास की फसल को अगर पानी ज़्यादा देर खड़ा हो जाए और 24 से 48 घंटे तक खड़ा हो जाए, ये पौधे मुरझाना शुरू हो जाते हैं, इसमें वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। लिहाजा पानी खड़ा नहीं होने देने चाहिए। दूसरी बात ये है कि पानी की कमी नहीं आने देनी चाहिए। कुछ लोगों की ये सोच होती है कि अगर फूलों की तरफ नहीं आ रही तो इसको सोखा दें, इसको पानी रोकें, इसको खुश करें, उसके बाद इसको पानी लगाएं। लेकिन ये पॉइंट सही नहीं है। इससे फसल की जो है वो ग्रोथ रुक जाती है। जब आप दोबारा पानी लगाते हैं तो फसल का मुरझाना भी शुरू हो जाती है और काफ़ी सारी जगहों पे आपने देखा होगा फसल वो मुरझा जाती है, जिसको ये पानी रोक के लगाते हैं। अगला जो पॉइंट है वो तीसरा, वो ये है कि हम इब्तदा में ही सख्त स्प्रे शुरू कर देते हैं। हमारी कोशिश होती है कि जो भी कोई कीड़ा नज़र आया है, सफ़ेद मक्खी को दाना नज़र आ गया, उसका एफड का नज़र आ गया, या लश्करी सुंडी, या कोई भी आपको कीड़ा नज़र आ गया है, जेसर नज़र आ गया, थ्रिप्स नज़र आ गई है, तो आप डस्की कॉटन भाग गया है, वो नज़र आ गई है, उसका बगैर देखे कि ईटीएल लेवल है या नहीं है, इसको स्प्रे की ज़रूरत है या नहीं है, हम इब्तदा में सख्त स्प्रे करने की कोशिश करते हैं। हमारी कोशिश यही होती है कि हम स्प्रे इसको सख्त करें ताकि ये कीड़ा मुकम्मल ख़त्म हो जाए और दोबारा ये ना आए। हाँ, ये बात ठीक है कि वो कीड़ा ख़त्म हो जाता है और दोबारा थोड़ा सा टाइम के बाद आता है, लेकिन उसका नुकसान क्या हो रहा है? एक तो फसल पे स्ट्रेस आ रहा है, दूसरा हमारे जो दोस्त कीड़े हैं फसल में, जो हमारे लिए फ़ौज का काम कर रहे हैं, हमारे लिए दुश्मन कीड़ों को खा रहे होते हैं, वो कीड़े भी मर जाते हैं और वो ज़्यादा तादाद में मरते हैं। उनके मरने का नुकसान डबल ये हो जाता है कि एक तो वो ख़त्म हो गए, उनकी नस्ल कम होगी, और दूसरा जो दुश्मन कीड़े उन्होंने खाने थे वो दुश्मन कीड़ों की मिकदार भी कम होगी। उस मिकदार कम होने की वजह से उनकी खुराक कम होगी और वो कम खुराक मिलने की वजह से वो पौधे ज़्यादा, उनकी आबादी भी नहीं बढ़ रही होती, और 2-3 स्प्रे के बाद हमारा ये तनासब इतना ज़्यादा बिगड़ जाता है कि फिर हमें स्प्रे के बगैर हमारे पास कोई चारा नहीं होता। अगला जो अहम और आखिरी जो पॉइंट है वो ये है कि हम स्प्रे के जितने भी तरीके हैं, जो टूल इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जो पानी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जो नोज़ल इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो अप टू द मार्क नहीं होती, वो कपास की उस फसल के मुताबिक नहीं होती, उस इंसेक्ट पेस्ट के मुताबिक नहीं होती जो इंसेक्ट पेस्ट को हम स्प्रे कर रहे हैं। और मुनासिब टूल जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए। अगर मैं बात करूं इंसेक्ट की, तो इंसेक्ट के लिए आपने सिंगल सुराख वाली नोज़ल इस्तेमाल करनी है, प्लास्टिक की नोज़ल इस्तेमाल करनी है, आपने पीतल की या लोहे की या दांत वाली कोई भी है वो आपने नोज़ल इस्तेमाल नहीं करनी। एक सुराख वाली हालोकोन नोज़ल इस्तेमाल करेंगे तो आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। इंसेक्ट के हवाले से अगर मैं बात करूं, अगर अब मैं जड़ी बूटियों के हवाले से बात करूं, तो जड़ी बूटियों के लिए आपने जो फ्लैट फ़ैन है या टी जेट नोज़ल आपने वो इस्तेमाल करनी है, जो इस तरीके से वो परा बना के चलती हैं और अच्छे तरीके से आपकी फसल को, जड़ी बूटियों को आपने धोना है ताकि उसमें से तमाम किस्म की जो है वो मिट्टी भी उतर जाए और उसमें पानी भी अच्छे तरीके से स्प्रे वहाँ पे पहुँचे। स्प्रे के लिए पानी भी आपने साफ़ इस्तेमाल करना है। आप पानी अगर इस्तेमाल कर रहे हैं जड़ वाला या नाले वाला या मतलब नहर वाला इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें मिट्टी शामिल है, तो वो आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, वो रिज़ल्ट वीक होगा। वीक रिज़ल्ट की वजह से फिर उनमें रेजिस्टेंस पैदा होना शुरू हो जाती है और वो अगली दफ़ा जो है वो उसी दवाई से वो चीज़ें वो मर नहीं रही होती। तो ये 5 पॉइंट में मैंने अपने डिस्कस किए हैं। ये वो ज़्यादतियाँ हैं जो हम फसल के साथ करते हैं। अगर हम इन पे थोड़ी सी तवज्जो दें और इनको ना करें तो हम अपनी कपास की पैदावार में खातिर खा इजाफ़ा कर सकते हैं। फास्फोरसी खादों का इस्तेमाल करें, पोटाश वाली खादों का इस्तेमाल करें, नाइट्रोजनी खादों का इस्तेमाल देर में करें, लेट करें, ख़ास कर वो उस वक्त करें जब पौधा गुलाबी फूल बनाना शुरू हो जाए और अपनी रिप्रोडक्टिव फेज़ में शामिल हो जाए, तो उस वक्त आप इसको इस्तेमाल करें। वो भी एक तरतीब के साथ थोड़ा थोड़ा करके इस्तेमाल करते जाएं तो आपको ज़्यादा अच्छे नताइज मिलेंगे। इस हवाले से कोई अगर आप बात करना चाहें, कोई सवाल पूछना चाहें, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।